चैप्टर 1 माजोरी डब्ल्यू की लंबी नाव ज्वार और धारा के उतार चढ़ाव के साथ चौड़ी उगाम्बी में तैर रही थी। उसके चालक दल के सदस्य धारा के ऊपर नाव चलाने के कठिन परिश्रम से इस राहत का आनंद ले रहे थे। उनसे 3 मील नीचे माजोरी डब्ल्यू खुद खड़ी थी, जो नाव पर चढ़ने और लंबी नाव को उसके डेविड्स पर ले जाने के लिए तैयार थी। अब हर आदमी का ध्यान उसके सपनों या गपशप से हटकर नदी के उत्तरी किनारे की ओर चला गया। वहां फटी हुई फाल्सिटों में और पतली भुजाओं को फैलाए हुए, उन पर चिल्लाते हुए एक अजीब सा आदमी खड़ा था। यह क्या है? चालक दल के एक सदस्य ने पूछा। एक श्वेत आदमी, साथी ने बुदबुदाया, और फिर चप्पू चलाओ लड़कों, और हम बस रुकेंगे और देखेंगे कि वो क्या चाहता है। जब वे किनारे के पास पहुंचे तो उन्होंने एक क्षीण प्राणी को देखा जिसके बाल उलझे हुए और सफेद थे। दुबला पतला मुड़ा हुआ शरीर लंगोटी के अलावा नंगा था। धंसे हुए और दागदार गालों पर आंसू बह रहे थे। वह आदमी अजीब सी भाषा में उनसे बातें कर रहा था। रूशन, साथी ने जोखिम उठाते हुए कहा। अंग्रेजों का जानकार। उसने उस आदमी को पुकारा। उसने ऐसा किया, और उस भाषा में, टूटी फूटी और रुक रुक कर, जैसे कि उसे इस भाषा का इस्तेमाल किए हुए कई साल हो गए हों, उसने उनसे विनती की कि वे उसे इस भयानक देश से अपने साथ ले जाएं। माजोरी डब्ल्यू जहाज पर सवार होने के बाद अजनबी ने अपने बचावकर्ताओं को 10 साल की अवधि में अभाव, कठिनाइयों और यातना की एक दयनीय कहानी सुनाई। वो अफ्रीका कैसे आया, उसने उन्हें नहीं बताया, जिससे वे यह मान बैठे कि वो अपने जीवन की उन घटनाओं को भूल गया है जो उस भयावह परीक्षा से पहले हुई थी, जिसने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ दिया था। उसने उन्हें अपना असली नाम भी नहीं बताया, और इसलिए वे उसे केवल माइकल सब्रोव के नाम से जानते थे, नहीं इस दुखद मलबे और पुराने समय के वीर। हालांकि सिद्धांतहीन एलेक्सिस पॉलविच के बीच कोई समानता थी। रूसी को अपने मित्र कट्टर शैतान रोकोव के भाग्य से बचकर निकले हुए 10 वर्ष हो चुके थे, और एक बार नहीं बल्कि उन 10 वर्षों के दौरान कई बार पॉलविच ने उस भाग्य को कोसा था जिसने निकोलस रोकोव को मृत्यु और पीड़ा से मुक्ति प्रदान की थी, जबकि उसने उसे एक ऐसे अस्तित्व के घृणित आतंक से रूबरू कराया था जो उस मृत्यु से कहीं अधिक बदतर था, जो लगातार उसे लेने से इनकार करती रही थी। पॉलविच ने जंगल में जाकर देखा था कि टार्जन और उनके जंगली शासक के जानवर किनकेड के डेक पर झुंड बनाकर घूम रहे थे, और इस डर से कि कहीं टार्जन उसका पीछा करके उसे पकड़ न ले, वह जंगल में बहुत दूर तक चला गया, लेकिन अंततः वह उन जंगली नरभक्षी जनजातियों में से एक के हाथों में पड़ गया, जिन्होंने रोकोव के दुष्ट स्वभाव और क्रूरता का भार महसूस किया था। इस जनजाति के मुखिया की किसी अजीब सनक ने पॉलविच को मौत से तो बचा लिया, लेकिन उसे दुख और यातना के जीवन में धकेल दिया। 10 साल तक वह गांव का निशाना बना रहा। महिलाओं और बच्चों ने उसे पीटा और पत्थर मारे, योद्धाओं ने उसे काटा और विकृत किया, सबसे घातक किस्म के बार बार आने वाले बुखारों का शिकार। फिर भी वह नहीं मरा। चेचक ने उसे अपने भयानक चंगुल में जकड़ लिया, उसके शरीर पर उसके घिनौने निशान छोड़ गए। इस और जनजाति के ध्यान के बीच एलेक्सिस पॉलविच का चेहरा इतना बदल गया था कि उसकी अपनी माँ भी उसके चेहरे पर मौजूद उस दयनीय मुखौटे में एक भी जानी पहचानी विशेषता नहीं पहचान पाती जिसे वह अपना चेहरा कहता था। उसके सिर पर घने काले बालों की जगह कुछ बिखरे हुए पीले सफेद बाल आ गए थे। उसके अंग मुड़े हुए थे। वह एक घिसटती हुई अस्थिर चाल से चलता था। उसका शरीर आगे की ओर मुड़ा हुआ था। उसके दांत गायब हो गए थे, उसके बर्बर स्वामियों ने उन्हें तोड़ दिया था। यहाँ तक कि उसकी मानसिकता भी एक बार जो थी उसका एक दुखद मजाक बनकर रह गई थी। वे उसे माजोरी डब्ल्यू पर ले गए, और वहाँ उन्होंने उसे खाना खिलाया और दूध पिलाया। उसकी ताकत थोड़ी बढ़ गई, लेकिन उसकी शक्ल में कोई बदलाव नहीं आया। एक मानव परित्यक्त, घायल और बर्बाद उन्होंने उसे पाया था। एक मानव परित्यक्त, घायल और बर्बाद वह तब तक रहेगा जब तक कि मृत्यु ने उसे नहीं मार दिया। हालांकि अभी भी उसकी उम्र 30 साल है, एलेक्सिस पॉलविच आसानी से 80 साल का हो सकता था। अज्ञेय प्रकृति ने साथी से उसके प्रमुख द्वारा चुकाई गई सजा से अधिक की मांग की थी।
एलेक्सिस पॉलविच के मन में बदला लेने का कोई विचार नहीं था, केवल उस व्यक्ति के प्रति एक नीरस घृणा थी जिसे उसने और रोकोफ ने तोड़ने की कोशिश की थी और असफल रहे थे। रोकोफ की याद से भी घृणा थी, क्योंकि रोकोफ ने उसे उन भयावहताओं में धकेल दिया था जिनसे वह गुजरा था। उन दर्जनों शहरों की पुलिस से घृणा थी जहां से उसे भागना पड़ा था। कानून से घृणा थी, व्यवस्था से घृणा थी, हर चीज से घृणा थी। उस व्यक्ति के जागने का हर पल घृणा के रुग्ण विचारों से भरा था। वह मानसिक रूप से वैसा ही बन गया था जैसा वह बाहरी रूप से शारीरिक रूप से था, घृणा की भयावह भावना का मूर्त रूप। उसे बचाने वाले लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं था। वह काम करने के लिए बहुत कमजोर था और कंपनी के लिए बहुत उदास था, और इसलिए उन्होंने जल्दी से उसे अपने हाल पर अकेला छोड़ दिया। माजोरी डब्ल्यू को धनी निर्माताओं के एक समूह द्वारा किराए पर लिया गया था, जिसमें एक प्रयोगशाला और वैज्ञानिकों का एक स्टाफ था, और उसे कुछ प्राकृतिक उत्पाद की खोज के लिए भेजा गया था, जिसे बिलों का भुगतान करने वाले निर्माता भारी लागत पर दक्षिण अमेरिका से आयात कर रहे थे। माजोरी डब्ल्यू पर सवार किसी को भी नहीं पता था कि वो उत्पाद क्या था, सिवाय वैज्ञानिकों के, और नहीं यह हमारे लिए कोई मायने रखता है, सिवाय इसके कि एलेक्सिस पॉलविच को जहाज पर ले जाने के बाद यह जहाज अफ्रीका के तट से दूर एक निश्चित द्वीप पर पहुंचा। जहाज कई हफ्तों तक तट से दूर लंगर डाले पड़ा रहा। जहाज पर जीवन की एकरसता से चालक दल के सदस्य परेशान हो गए। वे अक्सर किनारे पर जाते थे, और आखिरकार पॉलविच ने उनके साथ चलने के लिए कहा। वह भी जहाज पर जीवन की भयावह एकरूपता से थक गया था। द्वीप पर बहुत सारे पेड़ थे, घना जंगल समुद्र तट तक फैला हुआ था। वैज्ञानिक बहुत दूर अंदर की ओर थे। वे उस मूल्यवान वस्तु की खोज कर रहे थे जिसके बारे में स्थानीय लोगों की अफवाहों के कारण उन्हें विश्वास था कि यहाँ बिक्री योग्य मात्रा में मिल सकती है। जहाज के कर्मचारी मछलियाँ पकड़ते, शिकार करते और खोजबीन करते थे। पॉलविच समुद्र तट पर इधर उधर घूमता रहता था या फिर उसके किनारे लगे बड़े पेड़ों की छाया में लेटा रहता था। एक दिन जब लोग थोड़ी दूरी पर एक तेंदुए के शव का निरीक्षण करने के लिए इकट्ठे हुए थे, जो उनमें से एक की बंदूक से मारा गया था, जो अंदर की ओर शिकार कर रहा था, पॉलविच अपने पेड़ के नीचे सो रहा था। उसके कंधे पर हाथ के स्पर्श से वह जाग गया। चौंककर वह उठ बैठा और देखा कि एक विशाल मानवरूपी बंदर उसके बगल में बैठा हुआ था और उसे ध्यान से देख रहा था। रूसी पूरी तरह से डर गया। उसने नाविकों की ओर देखा, वे 200 गज की दूरी पर थे। फिर से बंदर ने उसके कंधे को खींचा और करुण स्वर में बड़बड़ाया। पॉलविच को उस जानवर की जिज्ञासा भरी निगाहों या उसके रवैये में कोई खतरा नजर नहीं आया। वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। बंदर उसके पास आकर खड़ा हो गया। आधा दुगुना होकर वह आदमी सावधानी से नाविकों की ओर बढ़ा। बंदर उसके साथ साथ चला, उसका एक हाथ थामे हुए। वे लगभग आदमियों के छोटे से समूह के पास पहुंच गए थे, इससे पहले कि वे दिखाई देते, और इस समय तक पॉलविच को यकीन हो गया था कि जानवर का कोई नुकसान करने का इरादा नहीं था। जानवर जाहिर तौर पर इंसानों की संगति का आदी था। रूसी को लगा कि बंदर एक निश्चित रूप से काफी पैसे का मूल्य दर्शाता है, और नाविकों तक पहुंचने से पहले उसने तय कर लिया था कि उसे ही इससे लाभ उठाना चाहिए। जब लोगों ने ऊपर देखा और देखा कि अजीबोगरीब जोड़ा उनकी ओर बढ़ रहा है, तो वे आश्चर्य से भर गए और उन दोनों की ओर दौड़ पड़े। बंदर ने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने प्रत्येक नाविक के कंधे को पकड़ लिया और लंबे समय तक और गंभीरता से उनके चेहरे को देखा। उन सभी का निरीक्षण करने के बाद वह पॉलविच के पास वापस आया। उसके चेहरे और उसकी गाड़ी पर निराशा साफ झलक रही थी। लोग उससे बहुत खुश थे। वे उसके आसपास इकट्ठे हुए, पॉलविच से कई सवाल पूछे और उसके साथी की जांच की। रूसी ने उन्हें बताया कि बंदर उसका है। वो और कुछ नहीं बता सकता था, लेकिन लगातार एक ही बात दोहराता रहा, बंदर मेरा है, बंदर मेरा है। पॉलविच से थककर उनमें से एक ने उससे मजाक किया। बंदर के पीछे चक्कर लगाते हुए उसने एक पिन से उस मानवरूपी प्राणी की पीठ पर वार किया। एक पल में जानवर अपने उत्पीड़क की ओर मुड़ा और मुड़ते ही शांत, मिलनसार जानवर क्रोध के एक उन्मत्त राक्षस में बदल गया। नाविक के चेहरे पर जो चौड़ी मुस्कान थी,
वह उस छोटे से मजाक को अंजाम देते समय अब डर के भाव में बदल गई। उसने अपनी ओर बढ़ती लंबी भुजाओं को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन असफल होने पर उसने अपनी बेल्ट पर लटके एक लंबे चाकू को निकाल लिया। एक ही झटके से बंदर ने आदमी के हाथ से हथियार छीन लिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर उसके पीले नुकीले दांत नाविक के कंधे में गड़ गए। लाठी और चाकुओं के साथ आदमी के साथी जानवर पर टूट पड़े, जबकि पॉल्विच गाली गलौज करते, गुर्राते झुंड के इर्द गिर्द नाचता हुआ विनती और धमकियां देता हुआ बड़बड़ाता और चीखता हुआ आगे बढ़ा। उसने देखा कि नाविकों के हथियारों के सामने धन के उसके सपने तेजी से खत्म हो रहे हैं। हालांकि बंदर उन बड़ी संख्या के सामने आसान शिकार साबित नहीं हुआ जो उसे पराजित करने के लिए नियत थी। युद्ध की शुरुआत करने वाले नाविक से उठकर उसने अपने विशाल कंधों को हिलाया, खुद को उन 2 आदमियों से मुक्त किया जो उसकी पीठ से चिपके हुए थे, और अपनी खुली हथेलियों के शक्तिशाली प्रहारों से अपने हमलावरों में से एक के बाद एक को गिरा दिया, एक छोटे बंदर की चपलता के साथ इधर उधर उछलता हुआ। इस लड़ाई को कप्तान और साथी ने देखा था जो माजोरी डब्ल्यू से उतर रहे थे, और पॉल्विच ने देखा कि ये दोनों अब खींची हुई रिवॉल्वर के साथ आगे भाग रहे थे, जबकि 2 नाविक जो उन्हें किनारे पर लाए थे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। बंदर अपने चारों ओर अपने द्वारा मचाई गई तबाही को देख रहा था, लेकिन पॉल्विच यह अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि वह हमले के फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहा था या अपने दुश्मनों में से किसका पहले सफाया करना चाहिए। हालांकि वो यह अनुमान लगा सकता था कि जैसे ही दोनों अधिकारी जानवर की फायरिंग दूरी के भीतर आएंगे, वे उसे कुछ ही समय में खत्म कर देंगे, जब तक कि उसे रोकने के लिए कुछ जल्दी और तुरंत न किया जाए। बंदर ने रूसी पर हमला करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन फिर भी वह आदमी इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था कि अगर वह जंगली जानवर के साथ हस्तक्षेप करता है तो क्या हो सकता है, जो अब पूरी तरह से पाश्विक क्रोध में आ गया था और उसके नथुनों में ताज़ा खून की गंध आ रही थी। एक क्षण के लिए वह हिचकिचाया और फिर उसके सामने समृद्धि के सपने उभर आए, जिन्हें यह महान मानव निस्संदेह वास्तविकता में बदल देगा जब पॉल्विच उसे लंदन जैसे किसी महान महानगर में सुरक्षित रूप से उतार देगा। कप्तान अब उससे चिल्लाकर कह रहा था कि वह एक तरफ खड़ा हो जाए ताकि वह जानवर पर गोली चला सके, लेकिन इसके बजाय पॉल्विच बंदर के पास गया, और यद्यपि उस आदमी के बाल जड़ों से हिल रहे थे, फिर भी उसने अपने डर पर काबू पाया और बंदर की बाँह पकड़ ली। आओ, उसने आदेश दिया और नाविकों के बीच से जानवर को खींचने के लिए खींचा, जिनमें से कई अब डर के मारे बड़ी बड़ी आंखें करके बैठ गए थे या अपने विजेता से दूर हाथ और घुटनों के बल रेंग रहे थे। धीरे धीरे बंदर ने खुद को एक तरफ जाने दिया और उसने रूसी को नुकसान पहुंचाने की जरा सी भी इच्छा नहीं दिखाई। कप्तान उस अजीब जोड़ी से कुछ कदम दूर रुक गया। एक तरफ हट जाओ, सब्रोव, उसने आदेश दिया। मैं उस जानवर को ऐसी जगह रखूंगा जहां वो किसी और काबिल नाविक को नहीं चबा सकेगा। यह उसकी गलती नहीं थी, कप्तान, पॉल्विच ने विनती की। कृपया उसे गोली मत मारो। लोगों ने इसे शुरू किया, उन्होंने पहले उस पर हमला किया। आप देखिए, वो बिल्कुल सज्जन है और वह मेरा है, वह मेरा है, वह मेरा है। मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा, उसने निष्कर्ष निकाला, क्योंकि उसकी आधी टूटी मानसिकता ने लंदन में पैसे से खरीदी जाने वाली खुशी को फिर से चित्रित किया, वह पैसा जिसे वह बिना किसी ऐसे अप्रत्याशित लाभ के प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकता था जैसा कि बंदर ने दर्शाया था। कप्तान ने अपना हथियार नीचे कर लिया। ये काम लोगों ने शुरू किया था, है न? उसने दोहराया। क्या हुआ? और वह नाविकों की ओर मुड़ा जो अब तक जमीन से उठ चुके थे। उनमें से कोई भी उसके अनुभव से ज्यादा बुरा नहीं था, सिवाय उस व्यक्ति के जो इस घटना का कारण था और जिसके कंधे में दर्द होने की वजह से वह एक हफ्ते तक परेशान रहेगा। सिम्पसन ने ये किया, उनमें से एक ने कहा। उसने पीछे से भिक्षु को पिन से मारा और भिक्षु ने उसे पकड़ लिया, जो उसके लिए बहुत फायदेमंद रहा, और उसने हम सभी को भी पकड़ लिया, जिसके लिए मैं उसे दोष नहीं दे सकता, क्योंकि हम सभी ने एक बार उस पर हमला किया था। कप्तान ने सिम्पसन की ओर देखा, जिसने झिझकते हुए आरोप की सच्चाई को स्वीकार किया। फिर वो बंदर के पास गया जैसे कि वो खुद ही यह पता लगाना चाहता हो कि जानवर किस तरह का गुस्सा रखता है,
लेकिन ये ध्यान देने योग्य था कि उसने ऐसा करते समय अपनी रिवॉल्वर को कोक करके रखा हुआ था। हालांकि उसने जानवर से शांतिपूर्वक बात की जो रूसी के बगल में बैठा था और पहले एक और फिर दूसरे नाविक को देख रहा था। जैसे ही कप्तान उसके पास पहुंचा, बंदर आधा उठा और उसके पास आने के लिए आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर वही अजीब, खोजी भाव था जो उसने उन सभी नाविकों की जांच की थी जिनसे वह पहली बार मिला था। वह अधिकारी के काफी करीब आया और एक आदमी के कंधे पर अपना पंजा रखा, उसके चेहरे को लंबे समय तक ध्यान से देखा, फिर निराशा के भाव के साथ साथ एक मानवीय आह भी आई। जैसे ही वह साथी और अधिकारियों के साथ आए दो नाविकों के चेहरों को उसी उत्सुकता से देखने के लिए मुड़ा। प्रत्येक बार वह आह भरकर आगे बढ़ जाता और अंततः पॉलविच के पास वापस आता, जहां वह एक बार फिर बैठ जाता। उसके बाद अन्य लोगों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई देती और ऐसा प्रतीत होता है कि वह उनके साथ हुई अपनी हाल की लड़ाई को भूल जाता है। जब दल माजोरी डब्ल्यू पर वापस लौटा तो पॉलविच के साथ बंदर भी था, जो उसका पीछा करने के लिए उत्सुक लग रहा था। कप्तान ने इस व्यवस्था में कोई बाधा नहीं डाली और इसलिए महान मानवरूपी को जहाज के दल में मौन सदस्यता दे दी गई। जहाज पर चढ़ने के बाद उसने प्रत्येक नए चेहरे की बारीकी से जांच की और हर बार उसी निराशा को दर्शाया जो उसने दूसरों की जांच में दिखाई थी। जहाज पर मौजूद अधिकारी और वैज्ञानिक अक्सर जानवर के बारे में चर्चा करते थे, लेकिन वे उस अजीबोगरीब समारोह के बारे में संतोषजनक ढंग से नहीं बता पाते थे जिसके साथ वह प्रत्येक नए चेहरे का स्वागत करता था। अगर उसे मुख्य भूमि पर या लगभग अज्ञात द्वीप के अलावा किसी अन्य स्थान पर खोजा जाता जो उसका घर था, तो वे निष्कर्ष निकालते कि वह पहले मनुष्य का पालतू जानवर था, लेकिन उसके निर्जन द्वीप के अलगाव के सामने ये सिद्धांत तर्कसंगत नहीं था। वो लगातार किसी की तलाश में लग रहा था और द्वीप से वापसी यात्रा के पहले दिनों में उसे अक्सर जहाज के विभिन्न हिस्सों में घूमते हुए पाया गया, लेकिन जब उसने जहाज के हर चेहरे को देखा और उसकी जांच की और जहाज के हर कोने को खंगाला, तो वह अपने आसपास की हर चीज के प्रति पूरी तरह उदासीन हो गया। यहाँ तक कि रूसी ने भी सिर्फ तभी दिलचस्पी दिखाई जब वह उसके लिए खाना लाया। दूसरे समय में बंदर सिर्फ उसे बर्दाश्त करता हुआ दिखाई दिया। उसने कभी भी उसके प्रति या माजोरी डब्ल्यू पर किसी और के प्रति स्नेह नहीं दिखाया, न ही उसने कभी भी उस बर्बर स्वभाव का कोई संकेत दिया जो उस समय नाविकों के हमले के प्रति उसके आक्रोश को दर्शाता था जब वो उनके बीच आया था। उसका अधिकांश समय जहाज की आंखों में क्षितिज को स्कैन करते हुए बीतता था, मानो उसे यह जानने के लिए पर्याप्त कारण मिले हों कि जहाज किसी बंदरगाह की ओर जा रहा है जहां अन्य मनुष्य भी होंगे जो उसकी गहन जांच से गुजरेंगे। कुल मिलाकर अजाक्स, जैसा कि उसे बुलाया गया था, माजोरी डब्ल्यू पर सवार किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा गया सबसे उल्लेखनीय और बुद्धिमान वानर माना जाता था। नहीं, उसकी बुद्धिमत्ता ही एकमात्र उल्लेखनीय विशेषता थी जो उसके पास थी। एक वानर के लिए उसकी कद-काठी और शारीरिक बनावट विस्मयकारी थी। ये बात तो स्पष्ट थी कि वह बूढ़ा था, लेकिन अगर उसकी उम्र ने उसकी शारीरिक या मानसिक शक्तियों को थोड़ा भी कमजोर किया हो तो ये स्पष्ट नहीं था। और इस प्रकार अंततः माजोरी डब्ल्यू इंग्लैंड आ गई और वहां अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने उस दयनीय व्यक्ति के प्रति दया से भरकर, जिसे उन्होंने जंगलों से बचाया था, पॉलविच को धन मुहैया कराया और उसे और उसके अजाक्स को शुभकामनाएं दी। घाट पर और लंदन की यात्रा के दौरान रूसी बंदर के हाथ अजाक्स से भरे हुए थे। मानवरूपी बंदर की नज़र में आने वाले हजारों चेहरों में से हर एक नए चेहरे की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए, जिससे उसके कई शिकारों को बहुत डर लगता है, लेकिन अंत में जाहिर तौर पर ये पता लगाने में विफल रहा कि वह किसकी तलाश कर रहा था, इसलिए वह महाकपि फिर से रुग्ण उदासीनता में डूब गया। केवल कभी कभी किसी गुजरते हुए चेहरे में दिलचस्पी दिखाता था। लंदन में पॉलविच अपने पुरस्कार के साथ सीधे एक प्रसिद्ध पशु प्रशिक्षक के पास गया। ये व्यक्ति अजाक्स से इतना प्रभावित हुआ कि वह उसे प्रदर्शन के मुनाफे का बड़ा हिस्सा देकर उसे प्रशिक्षित करने के लिए सहमत हो गया, और इस बीच बंदर और उसके मालिक दोनों की देखभाल करने के लिए तैयार हो गया। और इस तरह अजाक्स लंदन आ गया और अजीब परिस्थितियों की श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई, जिसने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया।